जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम और आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और ये इसका पार्ट 2 होगा। इसके पहले पार्ट 1 में भी लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये इसका पार्ट 2 होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिएगा, जिससे आपके फाइनल एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से हो पाए। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़का और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी दुगनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का अवतल दर्पण से सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला होता है वो आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी के जो हम जब सब्जेक्टिव आपको बताएंगे तो इसका डिटेल आपको इसका करवा देंगे, इसका टेंशन आप लोग बिल्कुल ना लें। ठीक है, अभी क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन करना पड़ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा स्पीड में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की करवानी है। किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है? आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि आप लोग देखोगे साइड मिरर के रूप में इसका ही उपयोग ज़्यादा किया जाता है। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस कौन सा है आपको बतानी है। तो यह लेंस जो हो जाएगा ना, यह लेंस हो जाएगा आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। किस लेंस की फोकस जो है वो आभासी होती है? तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो आभासी होती है, याद रखना है। वायु से गमन, याद रखिएगा, वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण का क्या होने वाला है? तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा? तो पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? निकट, दूर, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ भी दृष्टि दोष उत्पन्न नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने से कौन सी मांसपेशी सहायता करेगी? यानी आंख की उत्तल लेंस की जो वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी जो होता है आंखों की वो सहायता करती है? तो सिलियरी मांसपेशी। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होगा? तो ऑप्शन ए, दृष्टि पटल में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा जो मापा जाएगा वो आमीटर के द्वारा मापा जाएगा, याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपको बतानी है। तो सत्य कथन है इनमें से आपका CaSO4 का जलीय विलयन रंग में नीला होता है, Na2 गैस का रंग भूरा होता है, तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आइए। कह रहा है आपसे मीथेन का दहन का उदाहरण आपको देना है। मीथेन के दहन का उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, दीवारों पर सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो दीवारों पर सफेदी कराने के लिए जो उपयोग किया जाता है CaOH2 का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण आपको देना है, तो प्राकृतिक सूचक का जो उदाहरण हो जाएगा वो लिटमस पत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? ऑप्शंस आपके पास हैं, NaOH, KOH, CaOH2। कौन जो है नहीं है ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी इसमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी है। NaOH का उपयोग होता है, किस में होता है आपको बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होगा वो कहाँ पे होगा बताइए आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साबुन तथा अपमार्जक में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। मिथेनॉइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? तो मिथेनॉइक अम्ल जो होता है वो लाल चींटी में और नेटल के डंक में, दोनों में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना, यानी कि गोल्ड। धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न होगा? तो धातु के साथ अभिक्रिया के जो गैस उत्पन्न होगी वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे ये कहा जा रहा है स्वतंत्र अवस्था में रहने वाली धातु जो है वो कौन कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है? तो कॉपर है, सिल्वर है और सोना है, यानी कि Au है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा।
स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, आपको फिर ऑप्शंस दिया है आपका, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है, क्योंकि आपने 3 नाम वहाँ पे याद कर लिया था। नेक्स्ट आइए, क्या है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है, आपको पहचाननी है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन में समावता का गुण नहीं पाया जाता है, ये कथन जो है गलत है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता में वृद्धि होगी। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस से ये चीज़ हट चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? देखिए, जो से जल जो से जाइलम, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होंगे आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है? तो उत्सर्जन तंत्र से जो संबंध होगा, आधारी निस्यंदन एकक का। रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाएगा स्फेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, कह रहा है कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्त्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो एड्रिनल हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का कहाँ से स्त्रावित होगा? तो वृद्धि हार्मोन जो स्त्रावित होगा वो होगा पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होगा। विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु जनित जो रोग होता है वो हो जाएगा आपका HIV एड्स। प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है? तो प्लेसेंटा की जो संरचना होगी वो हो जाएगी तस्तरी नुमा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइए 36 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है? तो जीवाश्म का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ये भी और ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को कौन दर्शाएगा? तो बौने पौधे को दर्शाएगा छोटी डबल एफ, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, कह रहा है आपसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा आपका खेत भी हो जाएगा, बागवानी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होगा वो मीथेन हो जाएगा, यानी कि CH4 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ यदि आप सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हो तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया, उसको जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।